नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी परिवार में। आज मैं पार्ट 10 लेके आया हूँ। किस चीज़ का? ये है जो हमने मुहिम स्टार्ट की थी कि हम 1000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है कवर कराएंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं जो करंट में मुद्दे चलते हैं उनसे संबंधित हैं। सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो आज की करंट से संबंधित हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, ये कैसे हो गया सर? देखिए, जो भी करंट के मुद्दे हैं जो चर्चाओं में रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ चर्चाओं में है, जैसे कि अभी जो हमारी विदेशी भंडार है, यानी कि जो हमारा मुद्रा भंडार है वो अप डाउन होता है, या हमारी करेंसी अप डाउन होती है, तो उसमें वो चर्चाओं में है। अब उससे संबंधित यदि प्रीवियस ईयर के अंदर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो हम आपसे यहाँ पर लेके आते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि हम उसको क्यों लेके आ रहे हैं, आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है। देखिए, वो पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो कहीं कभी कभार क्या होता है कि मॉडिफाई करके, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके या वही पैटर्न यूज करके क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम देने वाले हैं आईएएस प्रीलिम 2023 के अंदर, ठीक है, या फिर आप 24 का एग्जाम देने वाले हैं। मान लीजिए आपका टारगेट 2023 है, ठीक है, 2023 के अंदर आप एग्जाम देने वाले हैं। अब आप माइंड में आता है कि मैं क्या चीज रीड करूं और किस पैटर्न को, यानी कि प्रीवियस ईयर से मैं किस तरह चीजों को सीखूं। देखिए, पढ़ते हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार कर लो, ये बहुत सारे आपको टीचर बोलते हैं। कैसे तैयार करें? क्या अब दिमाग में यह भी तो आता है कि सर रिपीट तो कभी होता ही नहीं क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो मैं क्यों पढ़ूं, क्या इंपॉर्टेंस रह जाती है? देखिए, दो चीजें होती हैं। पहली क्या, आपको जानकारी मिलती है। जो टॉपिक, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे बताया गया और उससे संबंधित जो टोटल जानकारी है वो आपको मिल जाती है, यानी कि नॉलेज बढ़ी, उस टॉपिक से संबंधित आपकी नॉलेज बढ़ी गई है। अब क्या है, यदि उस नॉलेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप कर लोगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि पैटर्न को समझना, कि आप पैटर्न समझ जाते हैं कि यूपीएससी जो है क्वेश्चन क्रिएट कैसे करती है। और यदि आप पैटर्न समझ गए कि हाँ क्वेश्चन जो है किसी टॉपिक से कैसे क्रिएट हो सकता है, तो आधी जो सफलता है वो वहीं पर आप प्राप्त कर लेते हैं। कि अब मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे करंट का पढ़ रहे हैं या सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ते हुए आपको पता है कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, वो पैटर्न आपको पता चल गया तो आधी सफलता प्राप्त हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहां पर क्या होगा, हम करंट से संबंधित टॉपिक क्यों लेके आ रहे हैं, जो मैंने बात स्टार्ट की थी। देखिए, वो क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं वो कोर्ट एडिशनल पे किए जाते हैं। अब कभी कभार ऐसा लगता है कि सर करंट नहीं आया, फिर जो हमने पढ़ा वो नहीं आया, सर क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट होते हैं? तो क्वेश्चन ऐसे क्रिएट होते हैं, करंट का टॉपिक लिया जाता है, या तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उस पैटर्न को यूज कर लिया जाता है जो पैटर्न पहले इस्तेमाल किया गया है। और वो पैटर्न आपको पता हो तो आप फिर भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, वो नॉलेज आपको होगी तो वो भी आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम आगे लेते हैं, ये 1000 क्वेश्चन जो है वो आपके कवर कराएंगे। आइए बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो आया है 2020 के अंदर। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विशेष पादप प्रजाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 के अंतर्गत रखा जाए, यानी कोई भी जो प्रजाति है यदि वो अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 के अंदर है, तो उसका क्या अर्थ है, यानी कि उस पर क्या इफेक्ट होंगे, क्या कर सकते हैं। चार ऑप्शन हमारे सामने रख दिए गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहले ऑप्शन क्या है, ए के अंदर बोला गया है कि उस पौधे को उगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होगी, यानी यदि वो अनुसूची 6 का कोई पौधा है तो उसको उगाने के लिए क्या लाइसेंस की जरूरत होगी। दूसरा बोला गया है कि ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन हमें यह बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि यह एक अनुवांशिक रूप से संशोधित फसल का पौधा है। और डी ऑप्शन हमें बता रहा है कि ऐसा पौधा आक्रामक व पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक है। अब चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है छठी अनुसूची के बारे में। कौन सी अनुसूची? छठी। देखिए, ये सूची तो है मगर किस चीज की है, वन संरक्षण अधिनियम 1972 की जो सूचियां हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर है क्या शिक्षा अनुसूची की। अब बाकी अनुसूची में क्या है, देखिए, यदि बात अनुसूची की आ गई है तो हमें पहले जानकारी ये ले लेते हैं कि बाकी अनुसूची में क्या क्या है और शिक्षा अनुसूची में क्या है, वहीं से हमें इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए, वन संरक्षण अधिनियम 1972 से जो अनुसूचियां हैं, स्टार्ट करते हैं पहले से। इस अनुसूची में लुप्त प्राय प्रजातियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। कानून के उल्लंघन के लिए उच्च दंड इस अनुसूची के तहत है, ठीक है।
इस अनुसूची के तहत प्रजातियां मानव जीवन के लिए खतरे को छोड़कर पूरे भारत में शिकार करने के लिए निषिद्ध है। यानी कि आप जो जातियां जो प्रजातियां इसके अंदर हैं उनका आप शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, इस सूची में प्रजातियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है, यानी कि आप उनका कोई निश्चित उनको कुछ कोई भी हानि आप उनको नहीं पहुंचा सकते, नहीं तो आपको दंड दिया जाएगा। ठीक है, और इन जानवरों का व्यापार निषेध है, यानी कि जैसे कि हाथी के दांत काटे जाते हैं या फिर चीते का शिकार कर लिया जाता है, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आप नहीं कर सकते हैं इन जानवर प्रजातियों के साथ। उदाहरण के लिए लें, टाइगर है, जैसे मैंने आपको भी बताया, ब्लैक पग है, हिमालयन ब्राउन बियर है, ब्लू व्हेल है, कॉमन डॉल्फिन है, चीता है, कार्डेड लेपर्ड है, हॉर्नबिल्स है, इंडियन गजल है। अब मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे दिए, दिमाग में ये भी रखिएगा कि ये जो एग्जाम्पल में दिए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वहां से जो मैंने जानकारी की बात की थी आपको स्टार्टिंग की आपको जानकारी मिलती है, वहां से मॉडिफाई करके भी क्वेश्चन क्रिएट कर दे जाते हैं। कैसे? अब देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल ले ली गई हैं, प्रसिद्ध एग्जाम्पल हैं, आप भी जानते हैं, टाइगर के, ब्लैक बग के बारे में, हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में, ब्लू व्हेल के बारे में आप सब जानकारी रखते हैं। अब देखिए, कुछ जो है, मान लीजिए इन उदाहरणों में से कुछ ले ले गए, जैसे कि मैंने टाइगर ले ले गया, ब्लैक पग ले ले गया, हिमालय ब्राउन बियर ले ले गया, 4-5 ऑप्शन ले ले गए हैं और 4-5 ऑप्शन में से आपसे पूछ ले गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंदर जो सूचियां हैं ये सब उनमें से कौन कौन सी फर्स्ट अनुसूची के अंदर आता है, यानी कि ये जो जातियां हैं, जो जानवर हैं, कौन कौन से जो है फर्स्ट अनुसूची के अंदर आते हैं। मान लीजिए कुछ जानवर, कुछ प्रजातियां जो हैं सेकंड अनुसूची के ली गई हैं, कुछ जो है फर्स्ट के लिए ली गई हैं, और उनमें से पूछ लिया गया है कि फर्स्ट अनुसूची की इनमें से कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन सी जातियां हैं, कौन कौन सी प्रजातियां हैं। ठीक है, अब यदि आपको पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको याद आ जाएगा। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जितनी डिटेल है वो बिल्कुल बारीकी से पूछा जाएगा, जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वही पूछे जाएंगे, मगर यदि ध्यान से नहीं पढ़ा है और हमसे हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि हमारी लगातार वीडियोस देखिए, जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, जो आप यदि आप संबंधित आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है क्रिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं अनुसूची सेकंड के ऊपर। इस सूची के तहत जानवरों को भी उच्च सुरक्षा प्रदान की जाती है, सेकंड अनुसूची की बात हो रही है। उनका व्यापार भी निषिद्ध है, ये भी सेम बात है, उनका भी व्यापार निषिद्ध था। ठीक है, उन्हें मानव जीवन के लिए खतरे के अलावा शिकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि थोड़ा सा लूज पॉइंट हो गया। कैसे? वहां पर तो बिल्कुल निषिद्ध है, कुछ भी हो गया आप उनका शिकार कर ही नहीं सकते हैं, उनका व्यापार नहीं कर सकते हैं, उनको आप हानि पहुंचा ही नहीं सकते हैं। सेकंड अनुसूची में क्या बोला गया है कि यदि मानव जीवन के लिए कोई चीज खतरा है तो आप उसका शिकार कर सकते हैं, ये क्लू पॉइंट है, और यदि ऐसा नहीं है तो आप उसका भी शिकार नहीं कर सकते। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, कोहिनूर कीट जो है, असमी मैका है, बंगाल हनुमान लंगूर है, लार्ज इंडियन सिवेट है, इंडियन फोकस लार्ज कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल है, और कश्मीर फोकस है। तो ये कुछ एग्जांपल सेकंड अनुसूची के हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट और सेकंड अनुसूची के कुछ चीजें लेके मान लीजिए क्वेश्चन क्रिएट कर लिया जाए कि बताइए अनुसूची फर्स्ट के अंदर कौन कौन संरक्षित है, किन किन का संरक्षण जो है फर्स्ट अनुसूची के अंदर आता है, यहां से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। अगली अनुसूची की बात करते हैं जिसमें थर्ड और फोर्थ है। ये सूची उन प्रजातियों के लिए है जो लुप्तप्राय नहीं है। ठीक है, इसमें संरक्षित जो प्रजातियां हैं वो शामिल हैं, लेकिन किसी भी उल्लंघन के लिए दंड पहले दो अनुसूची की तुलना में कम है, यानी कि जो पहले दंड निर्धारित किया गया है फर्स्ट और सेकंड अनुसूची के लिए उससे थोड़ा कम निर्धारित किया गया है थर्ड और फोर्थ के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चीजें प्रजातियां जानवर शामिल हैं? लकड़बग्गा है, हिमालयन चूहा है, शाही है, उड़ने वाली लोमड़ी है, मालाबार पेड़ के तने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूची 5 पे। इस अनुसूची में ऐसे जानवर शामिल हैं जिनका शिकार किया जा सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए चूहे, आम कौवा, फल चमगादड़, तो ये वो जानवर हैं जिनका आप शिकार कर सकते हैं। कीजिएगा मैं नहीं, बस मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, ये 5वीं अनुसूची के अंदर है। बात करते हैं छठी अनुसूची के, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इस सूची में क्या है कि ऐसे पौधे शामिल हैं, ठीक है, जिन्हें खेती से मना किया गया है। उदाहरण के लिए कटपर्णी पौधा जो है, नीला वांडा है, लाल वांडा है, कुत है। ठीक है, ये उस तरह के पौधे इसके अंदर हैं जिनके लिए मना किया गया है, मगर यदि आपके पास लाइसेंस है, यदि आप लाइसेंस जारी कर लेते हैं तो आप उसकी खेती जो है कर सकते हैं। ठीक है, आंसर हमें क्या मिलना था?
इसका आंसर होना था कि उस पौधे को उगाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। ये हमारा आंसर होना चाहिए था। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था कि 1972 की जो छठी अनुसूची है उसके अंदर इसका अर्थ क्या है कि हमें क्या करना होगा। यदि यदि अनुसूची यानी जो प्रजाति है वो छठी अनुसूची के अंदर है तो हमें क्या करना होगा, हमें यदि उसके उगाना है तो उसका लाइसेंस लेना होगा। ये इसका आंसर होना चाहिए था। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव और सिक्स यानी कि जो 6 अनुसूची हैं उनकी सभी की जानकारी आपको मिल चुकी है कि कैसे कैसे प्रावधान है और उसके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आया है 2013 के अंदर। अब ये भी एक पैटर्न है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन हमारे सामने दो हैं और हमें पता करना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है। पहला कथन है कि राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, मगर काफी बार क्या होता है कि एग्जाम के प्रेशर के अंदर बेसिक क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये इसका हल क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इसका हल है कि आप लगातार इस पैटर्न पे यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगला कथन है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य का मतदान कोई अधिकार नहीं होता है और उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन हैं मनोनीत सदस्य का मतदान का अधिकार नहीं होता है, बल्कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उनको मतदान का अधिकार होता है, ये बोला गया है। अब ये सही है कि नहीं है या ये चेक कर लेते हैं। देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पेदन अध्यक्ष होते हैं, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, अब जानकारी क्या है, देखिए यहीं से चीजें पकड़ में आ जाती हैं। बात क्या हो रही है कि राज्यसभा के सभापति यानी कि हम उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं और उपसभापति दोनों इस चीज के इंक्लूड कर लिए गए हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं। सभापति तो नहीं होते हैं मगर उपसभापति तो सदस्य होते हैं। देखिए, राज्यसभा भी अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष का चयन करती है, यानी कि उसके सदस्य हैं जो उपसभापति हैं, वो उपाध्यक्ष जो हैं उनके सदस्य हैं, तो उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं। तो यहां से क्या हुआ कि जो उन्होंने डिप्टी चेयरमैन की बात की है यानी उपाध्यक्ष की बात की है, वहां से वो कथन जो है वो गलत हो गया। आइए सेकंड पे बात करते हैं। राष्ट्रपति संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनके निर्वाचित के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के एनसीटी सहित राज्य विधायी सदस्यों के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, जिसके ऊपर क्वेश्चन है। यदि राष्ट्रपति के बारे में आपको जानना है तो हमें कमेंट कीजिए, उसमें मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा कि निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का भी। उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब जो सेकंड है वो तो हमने सही लगा, यानी कि ये तो बात बिल्कुल सही है, मगर जो फर्स्ट है वो गलत है क्योंकि इसमें दोनों इंक्लूड कर लिए गए हैं, सभापति भी और उपसभापति भी। ठीक है, ये बात सभापति के लिए ठीक थी मगर उपसभापति के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए पहला कथन तो हो गया गलत। हमें पूछा गया था कौन सा सही है, तो केवल दो सही है। आंसर क्या लगा के आना चाहिए था, केवल दो। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा पैटर्न है, इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है 2019 के अंदर आया है। इसमें 3 हमारे सामने कथन रखे गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही है। ये कथन चेक कर लेते हैं कि कथन दिए क्या गए हैं। पहला कथन है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार होता है। यानी कि जो अधिनियम 1927 है में हाल ही में संशोधन किया गया है, उसके अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्र के अंदर जो बांस उग रहे हैं, जो वन क्षेत्र के अंदर हैं, ध्यान दीजिएगा पॉइंट, ये पॉइंट होते हैं आप पकड़ने वाले। एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, काफी बार कुछ लूप होल्स की वजह से या प्रेशर की वजह से आप पॉइंट छोड़ देते हैं। पॉइंट क्या है कि वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। ये याद रखिएगा, यहीं से आपको पॉइंट मिलेगा गलत साबित करने का। ठीक है, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार क्या है, बांस एक गौण वन उपज है। ये सेकंड कथन हमें बोल रहा है। और थर्ड क्या बोल रहा है कि अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 है वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है।
ठीक है, तो तीनों कथन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं कि रियल है क्या, जो चीजें बोली गई हैं क्या वो सही है, कौन कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए, वन यानी कि भारतीय वन संशोधन विधेयक जो है, जो 2017 का है, वो गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस की कटाई व पारंपरिक अनुमति देता है, ना कि वन क्षेत्र की। देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, वो वहां पर वन लिखा गया है क्या, गैर वन क्षेत्रों में उगाने वाले जो बांस है उनकी कटाई व पारंपरिक की अनुमति देता है। हालांकि वन भूमि पर उगाए गए बांस को एक वृक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाना जारी रहेगा और मौजूद जो कानूनी प्रतिबंध है उनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, तो जो पहला कथन है वो तो हो गया गलत, क्योंकि उसमें बोला गया है वन क्षेत्र, और आंसर क्या है, गैर वन क्षेत्र। तो पहला तो साफ हो गया गलत। चेक कर लेते हैं 2 और 3। ठीक है, अनुसूचित जनजाति व अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता व अधिनियम 2006 बांस को लघु वन उपज के रूप में मान्यता देता है, और अनुसूचित जनजाति पारंपरिक वन निवासियों को स्वामित्व व लघु वन उपज एकत्रित करने व उपयोग करने व निपटान तक पहुंचने का अधिकार देता है। देखिए, उपज को मान्यता दी गई है, यहां से जो सेकंड है वो सही हो गया, और अनुसूचित जनजाति व पारंपरिक वन निवासियों को स्वामित्व लघु वन उपज एकत्र करने और उपयोग निपटान पहुंच का अधिकार देता है, तो थर्ड सही हो गया। तो 2 और 3 तो हैं सही, और हमसे क्या पूछा गया है, कौन से कथन सही है, तो पहला गलत है और 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, इसका आंसर लगा के आना चाहिए था हमें बी। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 2012 के अंदर आया है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन दलों की जो स्थापना है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अंबेडकर ने की थी। देखिए, कुछ जो दल हैं वो दिए गए हैं और हमसे पूछ लिया गया है क्वेश्चन, ये एक प्रकार का पैटर्न है कि किसी पर्टिकुलर जो विख्यात जो व्यक्तित्व रहा है, जैसे अंबेडकर हैं, गांधी हैं, या भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, इनके द्वारा पूछ लिया जाएगा कि इन जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा जो है कौन कौन से दल की स्थापना की गई है या कौन कौन सी बुक लिखी गई है। प्रसिद्ध व्यक्ति हैं अंबेडकर साहब जो हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, मान लीजिए गांधी जी हैं, नेहरू हैं, तो ये क्या है, ये महान व्यक्तित्व हैं। वो महान व्यक्तित्व के बारे में हमारे कोर्स में दिया गया है और इस पैटर्न पर क्वेश्चन आते रहे हैं। पैटर्न क्या है, एक व्यक्तित्व के बारे उनका नाम देते जाएगा और हमसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन सी जो बुक हैं इनमें से इन व्यक्ति ने लिखी गई है, या फिर कौन कौन से दल की स्थापना ये इनसे संबंधित है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है जो 2012 के अंदर आया है, भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। इनसे संबंधित जो दल हैं उनको हमसे पूछा गया है कि इन जो दल दिए गए हैं 3, इनमें से किन किन की स्थापना जो है वो भीमराव अंबेडकर ने की है। आइए इसकी जानकारी ले लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से दल दिए गए हैं। द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ये पहला दल दिया गया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, ये सेकंड दल दिया गया है। और थर्ड दिया गया है कि स्वतंत्र लेबर पार्टी जो है। ठीक है, ये 3 दल दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से दल की जो स्थापना है वो भीमराव अंबेडकर ने की है। आइए चेक कर लेते हैं। द पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया का गठन जो है वर्ष 1947 में पुणे के केशव राव जेधे और शंकर राव मोरे द्वारा अन्य लोगों द्वारा किया गया है, यानी कि अंबेडकर से संबंधित नहीं है। मगर आपको यहां से जानकारी मिल गई कि ये किया किसने है। यदि बात उठी है, इस दल की बात उठी है और ये किया किसने है, कब किया गया है, 1947 में हुआ है। किसने किया है, केशव राव जेदे ने, शंकर राव मोरे और अन्य जो लोग हैं उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। काफी बार क्या होता है कि सूची में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इधर दल दिए गए हैं, इधर उनके संस्थापक दिए गए हैं। देखिए, जब आप पढ़ते हैं तो हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कि क्वेश्चन के बारे में आपको आंसर मिल गया कि ये क्वेश्चन था, इसका आंसर मुझे पता चल गया, बात खत्म हुई, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन का आंसर लेके आना है या फिर आंसर पता करना है। वो जिन लोग ने एग्जाम दिया है उस टाइम पीरियड पे उनको देना था। आपको यहां से नॉलेज लेनी है, अलग अलग प्रकार की पैटर्न समझना है कि किस पैटर्न पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, क्या पैटर्न हो सकता है जो टॉपिक हम रीड कर रहे हैं करंट के अंदर, या आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक रीड कर रहे हैं, उनके अंदर कैसे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, मेंस के, प्रीलिम्स के, वो आपके दिमाग में पढ़ते हुए रहना चाहिए। जब आप टॉपिक को रीड कर रहे होते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि इससे प्रीलिम्स से क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसको मेंस का क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जा सकता है। और जब आप वीडियोस देख रहे हैं,
किस चीज की वीडियो? पीएस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, हमने मुहिम चलाई है। अब हम आपको यह भी बताएंगे कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि जो क्वेश्चन पहले पूछा गया है उसको मॉडिफाई करके कैसे अब पूछा जा सकता है, और कौन कौन से पॉइंट कहां कहां इस्तेमाल किए जा सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है, एक दल है, उसकी स्थापना है, उनसे जो उनके संस्थापक कौन है। अब यही चीज कहीं और डाली जा सकती है। मान लीजिए एक सूची बना के क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब वो सूची बना के वो क्वेश्चन आया है, उसी सूची के अंदर ये दल जो है वो डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ये दल डाला गया है उस सूची के अंदर, और आपने हमारी वीडियो देख रखी है, तो आपका एकदम दिमाग क्लिक करेगा कि ये चीज तो 1947 मान ली सन दिए गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि सन दे दी जाए, किसी एग्जाम के अंदर 1947 दिया गया है और आपके सामने ये है कि द पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी की जो स्थापना है वो कब की गई है, जो संस्थापक अन्य जो ईयर दिए गए हैं उसके सामने, मान लीजिए ईयर दिए गए हैं या फिर संस्थापक दिए गए हैं, वहां पर नाम दिया गया है केशव राव जेदे का या शंकर राव का नाम दिया गया है मौर्य का। ठीक है, तो वहां आपको एकदम क्लिक करेगा और आप आंसर देने में, मान लीजिए एक या दो भी, बाजी बार क्या होता है कि सूची के अंदर एक या दो आपको आंसर पता है, उनका पता है कि ये जो संस्थापक है वो किन्होंने की है, तो आंसर वही निकल जाता है। तो पॉइंट जो है प्राप्त होने जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना वर्ष जो है वो 1942 में बी आर अंबेडकर ने की थी। अब ये संबंधित हो गया। ठीक है, इस पार्टी ने 1946 में आम चुनाव में भाग लिया। कब भाग लिया? 1946 में आम चुनाव में भाग लिया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर हाँ, इनकी स्थापना कब की गई है, ईयर आपको मिल गया कि 1942 में स्थापना हुई है। और एक जानकारी आपको मिलेगी, बी आर अंबेडकर से ये दल संबंधित है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। काफी बार क्या होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर सीधा पूछा गया है कि बी आर अंबेडकर से संबंधित जो दल है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सूची में पूछा जा सकता है कि इनके संस्थापक कौन है, वहां पर बी आर अंबेडकर का नाम दिया गया होगा। ठीक है, तो आप एकदम लगा के आएंगे। और स्वतंत्र लेबर पार्टी यानी कि आई एलपी का गठन जो है वो 1936 में बी आर अंबेडकर द्वारा किया गया था, जिसने बॉम्बे के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया था। अब ये कब किया गया था? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और बी आर अंबेडकर से ये भी संबंधित है। तो ये जानकारी आपको मिल गई। इसका आंसर क्या होना चाहिए था कि स्वतंत्र लेबर पार्टी से इनसे संबंधित है और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ इनसे संबंधित है, मगर ये इनसे संबंधित नहीं है। यानी कि आंसर क्या हो गया? 2 और 3 सही है और 1 गलत है। क्या पूछा गया है? यहां भी ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या गया है, सही पूछा गया है या ये जो संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। काफी बार प्रेशर में यहां गलती हो जाती है। ठीक है, तो 1 गलत है, 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या हो गया? 20 का आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आया है 2016 के अंदर। यह क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाज पत्रों में कभी कभी देखी जाती है। निम्नलिखित में से इस रैंकिंग की घोषणा कौन करता है, यानी कि ये रैंकिंग जारी कौन करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी आपको पता है कि विश्व बैंक इसका आंसर है। फिर लिया क्यों सर? जब इतना आसान क्वेश्चन है फिर आपने लिया क्यों? अभी तो संबंधित भी नहीं होगा। देखिए हर साल जारी होती है। ठीक है, ये जो है आपको पता लगेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के भारत सूचकांक क्या है। ये वनडे एग्जाम का काम है। ठीक है, कि वनडे एग्जाम में आपको रैंकिंग भी पता होनी चाहिए कि कौन फर्स्ट है, कौन थर्ड है, या फिर हम इंडिया की स्थिति क्या है। यहां पर आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किन किन मापदंडों पे होती है। ठीक है, 6 माले सूचक जो सूचक हैं वो आपको पता है कि किन किन सूचकों पे निर्धारित है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक। और दूसरी बात आपको क्या पता होनी चाहिए कि मान लीजिए 6 सूचक तो हैं, अब भारत जो है जो उनकी वृद्धि हो रही है, यानी कि हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो हम किन किन सूचक में वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि हमारे सूचक में सबसे ज्यादा वृद्धि हमने किस में की है, किस में हमने अच्छी प्रोग्रेस की है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए 6 सूचक हैं और 6 सूचक में मान लीजिए 5 या 4 दिए गए सूचक हैं और उनमें से पूछ लिया गया है कि ईज ऑफ डूइंग में भारत ने हमारी जो ग्रोथ हुई है, हमारी अच्छी रैंकिंग अच्छी हो रही है, तो इनमें से किन किन सूचक में हम अच्छा प्रयास कर रहे हैं, यानी कि हम किन किन सूचक में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। मान लीजिए 4 या 5 सूचक दिए गए हैं और आपसे पूछ लिया गया है कि कौन कौन सूचक में हम सबसे अच्छा प्रयास हमने किया है, अच्छी प्रोग्रेस की है। अब फैल जाएंगे आप लोग कि भाई प्रेशर में एग्जाम है, यानी कि आप एग्जाम के प्रेशर में बैठे हुए हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, यार क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, एज ऑफ डूइंग बिजनेस से सूचकांक से क्वेश्चन पूछा गया है, फिर भी आप आंसर नहीं दे पाएंगे कि इतना डीपली तो नहीं पढ़ा,
कि सूचक के बारे में पता हो कि हम कौन कौन से सूचक के में अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, किन में हमें अच्छी प्रोग्रेस करने की जरूरत है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, या फिर पढ़ा है बहुत ही नॉर्मली पढ़ लिया था, हमें नहीं लगा कि यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है ना कि मान लीजिए सूचक देके पूछ ले जाए कि हमें किन किन की में हमने अच्छी प्रोग्रेस की है। तो दिमाग में रखिएगा, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया था कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभार क्या होता है कि सूचकांक मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ना पूछे जाए, किसी अन्य सूचकांक से पूछ ले जाए कि हम किन किन सूचकों पे अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हंगर इंडेक्स पे पूछ ले जाए या फिर किसी अन्य इंडेक्स को ले जाए और इंडेक्स पूछ ले जाए किसके सूचक कौन कौन से हैं, या फिर इन सूचक किन सूचकों में हमें अच्छी प्रोग्रेस की है, किन में नहीं की है, कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा जब किसी सूचकांक को पढ़ो तो एक यूपीएससी के दिमाग से पढ़ो कि क्या चीज आ सकती है, क्या पैटर्न हो सकता है क्वेश्चन का, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया है 2017 के अंदर। इसमें क्या पूछा गया है, यह व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार यानी कि BTIA कभी कभी समाचारों में भारत और निम्नलिखित में से किसके बीच भारतीय संदर्भ में दिखाई पड़ती है। ये एक समझौता है, यानी कि व्यापार समझौता, व्यापार मुक्त जो होता है ना, जो बॉर्डर है उससे संबंधित है, ठीक है। अब ये किससे संबंधित, भारत तो है मगर हम किससे संबंधित हैं, ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। क्या यूरोपीय संघ से संबंधित हैं, या खाड़ी जो सहयोग परिषद है उससे संबंधित हैं, या आर्थिक सहयोग व विकास संगठन से संबंधित हैं, या सहयोग संगठन से संबंधित यानी कि शंघाई से संबंधित हैं। तो हम किससे संबंधित है, यानी कि BTIA है भारत और किसके बीच है, यूरोपीय संघ के बीच है, खाड़ी सहयोग परिषद के बीच है, या शंघाई के बीच है, किसके बीच है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न पे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं जो हाल ही में समझौते चर्चाओं में है, ये आराम से देखिए, बहुत ही बारीक क्वेश्चन है। कभी बार एग्जाम के प्रेशर में ये भी भूल जाते हैं कि यार ये तो पढ़ा था, ध्यान में तो था कि इस तरह की कोई चीज है, मगर ये भूल गया कि किसके साथ था। ये ये समझौता तो हुआ था, एक बार दिमाग में आया था, मैंने एक बार नजर में जब करंट पढ़ रहा था तो दिमाग में देखा था मैंने कि हाँ ये चीज किससे संबंधित तो है। अब ये नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले जाएगा, तो ये भी एक पैटर्न है। मैं ये देखा, मेरा उद्देश्य क्या है आपको पढ़ाने का, कि आप ये भी देखें कि पैटर्न क्या रहता है, यानी क्वेश्चन किस किस पैटर्न पे पूछा जा सकता है। कि जब आप रीड करेंगे किसी टॉपिक को, चाहे वो करंट का है या ट्रेडिशनल का, तो आप ये देखेंगे कि हम AHSD पढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ से किस तरह क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स का है चाहे मेंस का है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं, पहले इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है। देखिए 28 जून 2007 को भारत और यूरोपीय संघ ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में विस्तारित आधार पर व्यापार और निवेश समझौते के पर बातचीत शुरू की गई थी। कब स्टार्ट हो गई थी बातचीत, तो ये स्टार्ट हो गई थी 2007 के अंदर। 2007 के अंदर बातचीत स्टार्ट हो गई थी इस समझौते पे। अब आंसर तो आपको मिल चुका है, भारत और यूरोपीय संघ, यानी कि आंसर तो ए ही है। अब थोड़ी सी अन्य जानकारी ले लेते हैं। बिल्कुल आंसर निकालने तो आप नहीं आए हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, आप जानकारी ले लेने आए हैं, पैटर्न समझने आए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत और यूरोपीय संघ द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं और निवेश में बाधाओं को दूर करके द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। बेसिक सी चीज है। दोनों पक्ष का मानना है कि व्यापक और महत्वाकांक्षी समझौता जो WTO है वो नियमों और सिद्धांतों के अनुरूप एवं नए बाजार खोलेगा। जो सभी कंट्री सोचती हैं कि यदि हम इस समझौते कर लेते हैं तो ये चीज होंगी, भारतीय और यूरोपीय संघ के व्यवसायों के अवसर का विस्तार करेगा, ये सब चीजें होंगी। यह समझौता वस्तु सेवा व्यापार निवेश स्वच्छता पादप स्वच्छता संबंधी उपाय जो हैं, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं, व्यापार उपाय उत्पत्ति के नियम सीमा शुल्क व्यापार सुविधाएं प्रतिस्पर्धा व्यापार रक्षा, इस तरह की जो चीजें हैं, ठीक है, उनके व्यापार पर आधारित है, यानी कि जो समझौता हो रहा है उनमें ये सब चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। अब फिर प्रॉब्लम क्या है, विवाद क्या चल रहा है, ये भी आप जान लीजिए। यूरोपीय संघ जो श्रम है वो पर्यावरण और सरकारी खरीद की वार्ता में शामिल करना चाहता था, और भारत द्वारा एक आसान कार्य वीजा और अध्ययन वीजा मापदंडों के साथ साथ डाटा सुरक्षित स्थिति मांग की थी। यानी कि भारत ने मांग की थी कि हम जो हमारा कार्य वीजा है या अध्ययन वीजा है मापदंडों के साथ साथ हम जो है डाटा सुरक्षित स्थिति की मांग करते हैं, जिससे यूरोपीय कंपनियों को भारत में व्यापार आउटसोर्स करने की आसान हो जाएगा, ठीक है। पर इस प्रस्ताव को यूरोपीय संघ के देशों द्वारा उत्साहपूर्वक नहीं लिया गया, यानी कि हम उसको गैर विचार नहीं, उनको ये जो प्रस्ताव है वो अच्छा नहीं लगा। अभी इस तरह की कोई भी घटना होती है, यदि हाल ही में हो रही है तो ध्यान दीजिएगा, उस पर क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है, जो 2017 के अंदर आया है, वो पॉलिटिक्स संबंधित है। कैसा क्वेश्चन है, ये पैटर्न क्या है? स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है स्थानीय स्वशासन को अभ्यास के रूप में? संवाद में, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में, प्रशासनिक प्रतिबंधन में, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। आइए ये चेक कर लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक से अधिक शक्ति प्रदान करना। लोकतंत्र में लोगों के पास ही शक्ति होती है, ठीक है, पावर उनके पास ही होती है। और स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकरण व सहभागी लोकतंत्र के साधन के रूप में देखा जा सकता है। अब इसका थोड़ा विकास के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका ये स्थिति प्रकट कैसे हुई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कामकाज की जांच करने तथा उन्हें बेहतर कामकाज हेतु उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। यदि किसी ने भी पढ़ा है 73-74, ठीक है, दिमाग में आ रहा होगा 73-74 में क्या बोल रहा हूँ। यदि किसी ने भी पढ़ा है स्थानीय स्वशासन के बारे में, ठीक है, पंचायती राज के बारे में, नगरीय शासन के बारे में, तो एकदम चीजें कनेक्ट हुई होगी, बलवंत राय संहिता रटी हुई होगी, ठीक है। और यदि किसी ने नहीं पढ़ा है, सीरियस नहीं है, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है। ये स्वशासन संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना की सिफारिश की थी, जिसे अंततः पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में जाने जाने लगा। तो इसका आंसर क्या है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। आंसर क्या लगा के आना चाहिए था? इसका आंसर है बी, ठीक है, आंसर बी लगा के आना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, FAO यानी कि पारंपरिक कृषि प्रणाली को सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की हैसियत प्रदान करता है। इस पहल का संपूर्ण लक्ष्य क्या है? देखिए, मैं बार बार आपको बताता हूं, पहले भी कुछ वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूं। इसके पहले 9 पार्ट आ चुके हैं, वो भी आप जाके देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वें पार्ट में फिर से बता रहा हूं कि इस तरह की कोई पहल, इस तरह की कोई योजना, इस तरह क्वेश्चन, इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते रहे हैं कि उनसे पूछ लिया जाता है कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना का, इस पहल का उद्देश्य क्या है, किस चीज को टारगेट कर रही है ये योजना। इस पे संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। आसानी से क्वेश्चन क्रिएट होते, देखिए टॉपिक बहुत आसान है, मगर क्वेश्चन कैसे क्रिएट किया जाता है। अब कथन पे देख लेते हैं, कथन में आपको पता लग जाएगा। पहला कथन देख लेते हैं, ठीक है। अभिनिर्धारित GIAHS के स्थानीय समुदायों को आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक कृषि प्रणाली का प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना, जिसमें उनकी कृषि उत्पादकता अत्यधिक बढ़ जाए। ये पहला कथन बोला है कि इसका लक्ष्य क्या है? कृषि उत्पादकता का अत्यधिक बढ़ जाए, यानी उसकी जो तकनीकी है उसके माध्यम से उस पर काम करके कृषि उत्पादकता को बढ़ाना इसका पहला लक्ष्य है। ये पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि पारितंत्र अनुकूली परंपरागत कृषि पद्धतियां और उनमें संबंधित जो परिदृश्य है, कृषि जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के ज्ञान तंत्र का अभिनिर्धारण एवं संरक्षण करना। ये सेकंड कथन बात कर रहा है। यानी कि तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि इस प्रकार चिन्हित अभिनिर्धारित GIAHS के सभी भिन्न भिन्न कृषि उत्पादों और भौगोलिक सूचक की हैसियत प्रदान करता है। ये तीसरा कथन बोल रहा है। हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा सही है, क्या तीनों सही हैं, 2 सही है या 1 सही है। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, विश्व की कृषि विरासत प्रणालियों की सुरक्षा और समर्थन के लिए FAO 2002 में विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों की पहचान और गतिशील संरक्षण के लिए एक पहल शुरू की गई थी। ये कब से स्टार्ट की गई थी? 2002 में स्टार्ट की गई थी। और किस चीज के लिए? कृषि विरासत प्रणाली की पहचान और गतिशील संरक्षण के लिए पहल स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन में क्या दिया गया है कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आधुनिक तकनीकी व आधुनिक प्रथाओं के द्वारा इसको बढ़ाने के, इस बारे में ये इसका लक्ष्य नहीं है। तो पहला कथन तो सर हो गया गलत, ठीक है। बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे पे। इसका उद्देश्य दुनिया भर में महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों और उनकी आजीविका व कृषि संबंधित जैव विविधता ज्ञान प्रणालियों और संस्कृतियों परिदृश्यों की पहचान करना, समर्थन करना, उनकी रक्षा करना, ये उनका टारगेट है, ठीक है। तो दूसरा कथन हो गया सही, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं तीसरे कथन पे।
तीसरा कथन है कि भौगोलिक संकेतक को एक निश्चित मूल से उत्पादों के लिए दिया जाता है और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को नहीं। कथन क्या बोल रहा है और यहां पर क्या बताया जा रहा है कि भौगोलिक संकेतक को एक निश्चित मूल में उत्पादों के लिए दिया जाता है, पारंपरिक कृषि प्रणालियों को नहीं। तो तीसरा कथन भी हो गया साहब गलत, और तीसरा और पहला तो हुए हैं गलत और दूसरा है सही। तो इसका आंसर क्या हो गया था? दो सही है, तो और हमें सही पूछा गया है तो आंसर होके जाना चाहिए था बी, यानी कि केवल दो इसका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो 2017 के अंदर आया था, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय पोषण मिशन के उद्देश्य हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, इसी तरह का एक पैटर्न पहले है। वो पहल है, योजना है, कोई मिशन है, ठीक है, या कोई संगठन है, उसके उद्देश्य दे दिए जाएंगे कि वो किसी को टारगेट कर रहा है। ये पता होना चाहिए आपको कि कोई पहल स्टार्ट की गई है, कोई योजना स्टार्ट की गई है, कोई परियोजना है, कोई मिशन है, तो उसके टारगेट क्या क्या है, वो किन चीजों पे काम करती है। ठीक है, यदि आपको ये चीज पता है तो वही यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन क्रिएट करती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब राष्ट्रीय मिशन से संबंधित क्या क्या है ये हम देख लेते हैं। चार कथन हमें दिए गए हैं। पहला क्या है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताओं में कुपोषण के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, यानी कुपोषण संबंधित जो जो महिला है, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान करने वाली जो माताएं हैं, उनके कुपोषण संबंधित जागरूकता पैदा करना है। ये पहला कथन बोल रहा है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है कि छोटे बच्चों, किशोरियों, महिलाओं एनीमिया के मामलों को कम करना है। यानी कि छोटे बच्चे हैं, जो किशोरियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें एनीमिया के मामलों को कम करना है। दूसरा कथन बोल रहा है कि ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन के टारगेट हैं, ये ऐसा बोल रहा है। तीसरा क्या है कि बाजरा, मोटे अनाज, बिना पॉलिश किए चावल खपत को बढ़ावा देना है। चौथा कथन क्या बोल रहा है कि पोल्ट्री अंडे की खपत को बढ़ावा देना है। ओके, बेसिक चीज है ये। औद्योगिक सिस्टम है कि किस चीज को बढ़ा देनी है, किसी को बढ़ावा देना है, किसका उत्पादन आपको करना है। ये किसी ऐसे मिशन का उद्देश्य तो नहीं हो सकते हैं जो किसी ऐसी, यानी कि शिक्षा से संबंधित है या फिर हेल्थ से संबंधित है, तो उनके टारगेट तो नहीं हो सकते हैं। बेसिक चीजें वहीं से आप पकड़ लेंगे कि यार ये तो किसी को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, औद्योगिक सिस्टम की बात हो रही है कि किसी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इस जो पहल है, योजना है या मिशन है, इससे संबंधित है। तो यदि औद्योगिक सिस्टम है तो हाँ हो सकता है, मगर ये तो बिल्कुल अलग हो गए। काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, क्या आसानी से उसको बता सकते हैं कि यार ये तो संबंधित नहीं है। ठीक है, पहले दो तो बिल्कुल संबंधित हैं, तो तीसरा चौथा मुझे थोड़ी शंका हो रही है। आइए आपकी शंका दूर कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि राष्ट्रीय पोषण मिशन है क्या। देखिए, राष्ट्रीय पोषण मिशन जो पोषण अभियान है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है। ठीक है, जो आंगनवाड़ी सेवाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और स्वच्छ भारत मिशन आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के साथ अभिसरण सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य जो है 2017-18 से शुरू होकर कब तक, अगले 3 वर्षों के दौरान किस चीज को टारगेट कर रहा है? 6 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो माताएं हैं, उनकी पोषण स्थिति में समयबद्ध तरीके से सुधार किया जा सकता है। यानी सुधार कैसे किया जा सकता है, सुधार हमें करना है, ये इसका टारगेट है। कब से कब तक का? 2017 से 2018 से लेकर अगले 3 वर्षों तक। किन चीज को टारगेट कर रहा है? जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, किशोरियां हैं, गर्भवती हैं, महिलाएं हैं, जो स्तनपान करने वाली जो माताएं हैं, उनकी पोषण स्थिति के बारे में जानकारी लेना, उनमें सुधार करना लगातार, ये इसका टारगेट है। ठीक है, अब आपको लक्ष्य पता चल गया है कि क्या लक्ष्य है। अब बात करते हैं एनएमएम का जो लक्ष्य है, अस्टिंग, अल्पोषण, एनीमिया, जो छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोर की लड़कियों के बीच जो है कम वजन, ठीक है, वो उनकी प्रॉब्लम रहती है, कम करना। ठीक है, उनके बीच में जिस तरह अल्पोषण की प्रॉब्लम है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, उसको कम करना। बच्चों के जन्म जो कम वजन की समस्या रहती है, उसको प्रॉब्लम को सोल्व करना, ये इसका टारगेट है, इस अभियान का टारगेट है। ठीक है, एनएम के तहत बाजरा, बिना पॉलिश के जो चावल है, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान उसके अंदर नहीं है। तो आंसर तो आपको पहले ही मिल गया था कि इसका आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा और चौथा मुझे सही नहीं लग रहा है। शंका हमने आपकी दूर कर दी कि इसके टारगेट क्या है, इसके लक्ष्य क्या है। ठीक है, और सही हमसे पूछा गया है। काफी बार क्या होता है कि जल्दबाजी में होते हैं, आसान क्वेश्चन आपको दिख जाता है,
ये भी एक प्रॉब्लम है। हार्ड क्वेश्चन होता है तो आप उसको अच्छे से रीड करते हैं कि यार मैं देख लूं कि इसका आंसर मैं निकाल पाऊं। वो यदि आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया, मान लीजिए ऐसा मिशन मिल गया जो आपने काफी बार पढ़ रखा है, तो आप जल्दबाजी में होते हो कि हाँ मैं अपना समय बचाऊं और एकदम से इसका आंसर लगा के आगे चलता हूं। ऐसा होता है एग्जाम प्रेशर में, ये चीज देखी जाती है। मगर काफी बार उसी जल्दबाजी के कारण जो है आपने आंसर तो निकाल लिया कि 3 और 4 तो गलत हैं, 1 और 2 सही है। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, आप जल्दबाजी में चले गए, वहां पर क्या हुआ, यहाँ पर लिखा गया था कि सही नहीं है या गलत है, जो इनसे संबंधित नहीं है, ये बोला गया था। और आपने आंसर निकाला कि 1 2 सही है, इनसे संबंधित है, और 2 3 और 4 इनसे संबंधित नहीं है। आपकी नॉलेज तो सही है, मगर फिर भी आंसर गलत हो गया। मान लीजिए यहां पर 3 और 4 और सही नहीं लिखा हो गया, तो आंसर क्या होना चाहिए था, 3 और 4। अब आंसर है क्या, ए, यानी कि 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है, इससे संबंधित नहीं है, और यही बोला जाता है कि इनसे संबंधित नहीं है। और आपने जल्दबाजी में कि सही पूछा क्या होगा, 1 और 2 लगा के आते हैं, पता तो लग ही गया, बाद में पता चलता है कि यार मैं गलती कर बैठा हूं। तो ये प्रॉब्लम आती है सामने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है 2019 के अंदर आया हुआ। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस और किन कारकों का योगदान होता है। ऐसे क्वेश्चन, ये पैटर्न भी क्वेश्चन पे पूछा जाता है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उनमें से ये भी एक क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। इसमें कथन क्या क्या दिए गए हैं। फर्स्ट है कि भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन करना, सरकारी व्यय के बढ़ाना, या विदेश जो भारतीयों द्वारा भेजे गए धन वो प्रभावित कर सकता है, यानी कि जो विदेशी मुद्रा है वो प्रभावित कर सकती है आईटी सेक्टर में विदेशी मुद्रा अर्जन का, वो इफेक्ट कर सकता है। या फिर सरकारी व्यय के बढ़ने का क्या ये चीज इफेक्ट कर सकती है, तो कौन चीज इसको, कौन से कारक रहेंगे, ठीक है, मुद्रा संकट को जोखिम को कम करने के कौन कौन से कारक हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। और 3 कारक हमारे सामने रखे गए हैं कि कौन कौन से ये कार्य कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, एक मुद्रा संकट में एक राष्ट्र की मुद्रा के मूल्य में अचानक और तेज गिरावट शामिल है, जो पूरी अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव डालती है, ये आपको भी पता है। यदि आपकी, मान लीजिए अचानक से क्या हुआ कि आपकी अर्थव्यवस्था गिर गई, आपकी आपकी जो मुद्रा का जो वैल्यू है वो गिर गया, तो नकारात्मक इफेक्ट पड़ेगा, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यदि वैल्यू गिर जाती है, यानी कि जो आपकी करेंसी है उसकी वैल्यू गिर जाती है, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट बताइए कि क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। आप हमें बताइएगा कि यदि मुद्रा यानी कि आपकी करेंसी, जैसे हमारी रुपया हमारी करेंसी है, तो यदि उसकी वैल्यू गिरती है यानी कि क्रय शक्ति गिरती है, तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा, ठीक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। देखते हैं आगे, बताते हैं आपको कि केंद्रीय बैंक और सरकार विदेशी मुद्रा व सोने के भंडार को बेचकर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करके एक मुद्रा स्थिर करने में मदद कर सकती है। दूसरा क्या है कि मूल्य में एक गिरावट विनिमय दरों में अस्थिरता पैदा करके एक अर्थव्यवस्था का नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जिसका अर्थ है कि एक निश्चित मुद्रा की एक इकाई अब किसी अन्य मुद्रा में जितना उपयोग कर सकते हैं उतना उपयोग नहीं कर सकते। देखिए, यदि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आंसर यहां से मिल सकता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि उसकी क्रय शक्ति गिर गई है। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, ये पेन मान लीजिए 60 रुपए का है या 100 रुपए का है, ठीक है। मैंने जाके अपनी, मान लीजिए रुपए है हमारा, उसमें ये 60 रुपए का आ रहा है या 100 रुपए का आ रहा है, आप जाके लेके आते हैं, 100 रुपए देते हैं और ले आते हैं। थोड़ा तो कुछ टाइम बाद पता चला कि भाई ये तो 110 रुपए का हो गया, ठीक है। बेसिक रूप से मैं आपको समझाता हूँ, आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे कि क्रय शक्ति गिरती कैसे है, ठीक है। क्रय शक्ति कैसे गिरती है, मान लीजिए आप मार्केट में गए, मार्केट में आप एक आलू, यानी कि सॉरी 1 किलो आलू लेके आए, 1 किलो आलू आपको मिले, 20 रुपये आपने दिए और 1 किलो आपने आलू ले लिए। अब क्या हुआ कि जब आप अगली बार गए कुछ टाइम बाद, समय बाद, या ये पेन लेने गए या फिर ये आलू लेने गए, कुछ भी आप लेने गए, उस 20 रुपए में आप 1 किलो आलू नहीं खरीद पाए, या फिर आप 100 रुपए में या 60 रुपए में ये पेन नहीं खरीद पाए, तो क्या हुआ, अब आपने एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो करेंसी है उसकी क्रय शक्ति घट गई है, यानी खरीदने की जो क्षमता है वो घट चुकी है। इसको क्या बोलते हैं, इसकी क्रय शक्ति कम हो गई, उसकी वैल्यू कम हो गई है, ये बता रहा है, ठीक है। विदेशी मुद्रा की कमाई और विप्रेषित रुपए की मजबूती में योगदान करते हैं, यानी कि जो हमारे
जो नागरिक हैं जो बाहर काम कर रहे हैं वहाँ से पैसा कमाते हैं, उनकी जो सैलरी आती है वो काफ़ी बार यहाँ भी भेजते हैं, उससे भी हमारी काफ़ी कमाई होती है, हमें काफ़ी पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। और सरकारी खर्च बढ़ने से मुद्रा के मूल्य पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बताया गया है कि सरकारी खर्च यदि बढ़ रहा है, यदि बढ़ा रहे हैं तो वो मुद्रा पर इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हमें क्या पता चल गया, इसका आंसर मिल गया कि दो तो सही नहीं है, क्योंकि सरकारी व्यय बढ़ने से कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। इफेक्ट किससे होगा? भारत के आईटी सेक्टर में विदेशी मुद्रा का अर्जन से इफेक्ट होगा, विदेश जो भारतीय द्वारा भेजे गए धन से इफेक्ट होगा। और हमें यह भी बताइएगा विदेश से जो धन प्राप्ति हुई है उसमें भारत किस स्थान पे है, ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो 1 और 3 सही है, और क्या पूछा गया है? सही पूछा गया है। आंसर क्या हो गया? बी इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप हमसे कुछ अन्य प्रकार की सहायता चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको तुलना समझ में नहीं आती है, किसी की डेफिनेशन समझ में नहीं आती है, या कुछ भी आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।